दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से हैं, किस प्रकार से बोले जाते हैं। इसके पहले जो टॉपिक था पढ़े थे हम वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्ण विचार, सभी वर्णों को पढ़े थे, स्वर पढ़े थे। उसी स्वर का जो टॉपिक है दूसरा, स्वरों का वर्गीकरण, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, देखो स्वरों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। स्वर को 4 भागों में रखा गया है। देखो, पहला कौन है? उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, यानी कि बोलने के आधार पर। उसके बाद दूसरा है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जीभ के आधार पर, हमारे जीभ किस स्वर को बोलने में कौन सी स्थिति में आती है उसके आधार पर है। उसके बाद मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार यानी कि हमारा मुंह कितना खुलता है कितना बंद रहता है, उसके आधार पर स्वर को कैसे बोला जाएगा। जो चौथा है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, जो स्वर हैं कौन से स्वर को बोलने में ओष्ठ हमारा किस रूप को धारण करता है, किस आकृति में ढलता है, ये क्या हो गया? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ये 4 प्रकार हो गया, 4 भाग हो गए ना। अब देखो, अब जो पहला है उच्चारण काल के आधार पर या कुछ मात्रा के आधार पर, ठीक, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? हरस स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। पहला है हरस स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। इसके पहले वाले वीडियो में इसको हम विस्तृत से पढ़ चुके हैं। ठीक, पढ़ चुके हैं ना। देखो, हरस स्वर का मतलब होता है, मूल स्वर को क्या मतलब होता है कि जिन स्वरों को बोलने में या जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हरस स्वर बोलते हैं। यह एक मात्रिक स्वर होता है, एक मात्रिक स्वर या वर्ण होता है। इतना क्लियर हुआ ना? इसको बताए थे, आसानी से समझ में आ सकता है। अब देखो, एक मात्रिक होता है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। और उसके बाद जो दूसरा है दीर्घ स्वर, इसको बोलने में 2 गुना समय लगता है। किससे? हरस स्वर से। ये द्विमात्रिक स्वर हैं, द्विमात्रिक स्वर या वर्ण हैं। उसके बाद जो तीसरा है प्लुप्त स्वर, ये त्रैमात्रिक वर्ण होता है। इसके उच्चारण में, इसे बोलने में हरस स्वर से या मूल स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। हरस स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुप्त स्वर को बोलने में या इसका उच्चारण करने में। देखो, इतना तो हो गया ना, ये तो परिभाषा जान गए इसकी कि हरस स्वर को, जिन स्वरों को या जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? हरस स्वर या मूल स्वर। उसके बाद जो दीर्घ स्वर है, जिन स्वरों को बोलने में हरस स्वर से 2 गुना समय लगे या अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। मतलब परिभाषा से हमें यह पता चल जाता है कि यह है क्या चीज। परिभाषा से संपूर्ण जानकारी हम आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद प्लुप्त स्वर जो है, ये इनके उच्चारण में हरस स्वर या मूल स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, इसीलिए इसे त्रैमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? अब देखो, कौन कौन से हैं मूल स्वर, हरस स्वर, और कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर, और कौन है प्लुप्त स्वर, ये जानेंगे। पहले जो हरस स्वर या मूल स्वर है, इसकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ और री, इनकी संख्या 4 होती है। अब उच्चारण कीजिए, इसका उच्चारण करेंगे। अभी तो परिभाषा के अनुसार ही समझ में आ जाएगा किस स्वर को बोलने में कम समय लगता है, इसे बोलने में कम समय लगता है। देखो, उच्चारण कीजिए अब। आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। कम समय लगा, आसानी से बोल लिए। हरस स्वर को बोलने में कम समय लगता है। अगर
आप 11 के 11 स्वर को पढ़ेंगे तब क्या होगा, तब हमें ह्रस्व स्वर पता चल जाएगा, दीर्घ स्वर पता चल जाएगा और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर उसमें है नहीं, ये अलग से है। इतना क्लियर हुआ ना। अब जो दीर्घ स्वर है इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, अभी बताया। अब देखते हैं कैसे लगता है, उच्चारण करेंगे। देखो इसकी संख्या 7 होती है। पहला नंबर कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए ओ, औ। इनकी संख्या 7 हो गई ना। और देखो अब इसका हम उच्चारण करेंगे। यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल लगेगा। देखो आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अधिक समय लगा कि नहीं, आप स्वयं अपने मन से उच्चारण कीजिए। अपने मुख से बोलेंगे तो और अधिक समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम स्वयं उसका अभ्यास करेंगे, तब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किसमें कितना समय लग रहा है। ठीक, देखो अब प्लुप्त स्वर जो है तीसरा, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। 3 गुना अधिक समय लगता है ना। इसकी संख्या 1 होती है। कौन है? ओम, जिसे 3 से हम प्रदर्शित करते हैं। 3 यानी त्रैमात्रिक वर्ण। अगर हम ओम है, ओ और माँ के बीच में 3 को अगर हम लिख देते हैं तब क्या हो जाता है, त्रैमात्रिक वर्ण हो जाता है, अर्थात प्लुप्त स्वर हो जाता है। और इसका हम उच्चारण जब करते हैं तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुप्त स्वर को बोलने में। अब हम इसका उच्चारण करेंगे। देखो ओम, ओम, लगा ना, अधिक समय लगा कि नहीं, किससे? ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगा। इतना समझ में आया कि नहीं? ये तो हमारा पहला टॉपिक था, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। किसके? स्वर के भेद, यानी कि स्वर के भाग। पहला भाग हो गया, इसे 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण काल को या मात्रा के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। पहले की संख्या है 4, यानी कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7, प्लुप्त स्वर की संख्या 1। इतना क्लियर हो गया ना। अब आते हैं दूसरे भाग पर। यह दूसरा जो है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा मतलब होता है जीभ। हम किस स्वर को बोलने में हमारी जिह्वा जो है, जीभ जो है, वो किस स्थिति में आती है, इसी के अनुसार हमें पता चलेगा कि कौन से हैं जिह्वा के आधार पर बोलने वाले स्वर। देखो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग में, ठीक, 3 भाग में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र का मतलब होता है आगे वाले भाग से, मध्य का मतलब होता है बीच वाले भाग से, जिह्वा की बात हो रही है। और जो होता है पश्च का मतलब सबसे पीछे वाला भाग। जो देखो हम समझाने के लिए एक जिह्वा बना रहे हैं। ऐसे हमारी जिह्वा हो गई, ऐसे ऐसे दानेदार होते हैं ना। ये जो आगे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं अग्रभाग। अग्रभाग बोलते हैं ना। उसके बाद ये बीच वाला जो है इसे बोलते हैं मध्य भाग। जो तीसरा है पीछे वाला, सबसे पीछे वाला, इसे क्या बोलते हैं? पश्च भाग। पश्च भाग अब समझ जाएंगे आप। जो हमारी जीभ है इसके आगे वाला भाग जो ये है इसे क्या बोलते हैं? अग्रभाग। उसके बाद बीच वाले भाग को मध्य भाग, तीसरे वाले को जो सबसे पीछे है उसे क्या बोलते हैं? पश्च भाग। देखो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जिह्वा के आधार पर 3 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक,
अब जो अग्र स्वर है इसकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ए और ए कौन है? 4 ही है ना। अब हम उच्चारण करेंगे। 1 2 3 4 है ना। अब इसका उच्चारण कीजिए कैसे आए। ई ए हम जब इसे बोलते हैं तो हमारा जो भाग है जीवा का भाग जो आगे है जीवा वाला, इसे हम दबा देते हैं। ई ए यानी कि जो कार्य होता है इसके उच्चारण में वो जीवा के अग्र भाग का कार्य है। इतना समझ में आया। अब जो दूसरा है मध्य स्वर यानी कि बीच वाला भाग, बीच वाले भाग से बोले जाने वाला स्वर सिर्फ एक है। कौन है? छोटा आ। इसका उच्चारण कीजिए। आ। जो जिह्वा है हमारी ये बीच में उठता है, बीच में मोटी हो जाती है, तब ये स्वर निकलता है मध्य भाग से। इसीलिए छोटा आ को मध्य स्वर भी बोलते हैं। अब देखो पश्च स्वर, पीछे से बोले जाने वाले स्वर, पीछे से जीवा के पिछला भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन है? इसकी संख्या 5 है मुख्य तौर से, क्योंकि हम स्वर की बात कर रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 ये क्या है? स्वर। लेकिन इसको आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, ये आगत ध्वनि है या आगत स्वर है। आ को जैसे डॉक्टर हो गया, कॉलेज हो गया, इसके ऊपर लगता है ना आगत, उसी प्रकार ये जो आगत है इसका भी जब उच्चारण किया जाता है तो पश्च स्वर निकलता है, यानी कि पश्च भाग से। इसका जब उच्चारण करते हैं तब पीछे वाले भाग से इसका उच्चारण किया जाता है। अब इसका उच्चारण करेंगे। आ, उसके बाद उ, चाहे दबा कर बोलो। ऊ ओ आओ, आ ऊ ओ आओ। क्या हुआ? ये तो पीछे से बोले गए ना। अब जो ये है इसका भी उच्चारण कीजिए। आ कहां से बोला गया? पीछे से ही बोला गया ना। ये जो स्वर है पीछे से बोला गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा। मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी कि जो हमारा मुख है किस स्वर को बोलने में कितना खुलता है, कम खुलता है, अधिक खुलता है, या उससे कम या उससे अधिक, इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा अर्धसंवृत, चौथा संवृत। पहला विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा अर्धसंवृत, चौथा संवृत। इतना क्लियर हुआ? अब देखो विवृत के अंतर्गत एक स्वर आता है, मात्र एक। कौन है? आ है। कौन है? आ। उसके बाद अर्धविवृत के अंतर्गत 4 आते हैं। इसमें एक आगत भी है और 3 स्वर हैं। ए जो अय है और ये वाला आओ, उसके बाद छोटा आ, ये तो स्वर है। लेकिन इसमें जो एक दिया गया है आगत स्वर है ना, इसे भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब देखो पहले हम समझ लें कि विवृत का अर्थ क्या होता है, अर्धवृत्त का क्या होता है, अर्धसंवृत का क्या अर्थ होता है, संवृत का क्या अर्थ होता है। देखो विवृत का अर्थ जो होता है पूरा खुला हुआ मुख। जिस स्वर को बोलने में हमारा मुख पूरी तरह से खुला रहे उसे क्या बोलते हैं? विवृत स्वर। उसके अंतर्गत सिर्फ एक ही स्वर है, वो है बड़ा आ। इसका आप उच्चारण कीजिए। आ
जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तब हमारा मुख क्या होता है, पूरा खुल जा रहा है ना, पूरी तरह से खुल रहा है, तब ये क्या है, विवृत है। जो दूसरा है अर्ध विवृत, यानी कि आधा खुला हुआ मुख। इन स्वरों को बोलने में हमारा मुख जो है आधा ही खुला होता है। देखो उच्चारण कीजिए, आए, आओ, आ, आए, आओ, आ, आधा खुला है ना। इसे जब हम बोले तो हमारा मुख पूरी तरह से खुल गया था, और जब इन स्वरों का उच्चारण किए तो इन स्वरों को जब बोले तो आधा ही खुला था हमारा मुख। आप भी बोलिए, स्वयं पता चल जाएगा कि किस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है। उसके बाद अर्ध संवृत आ गया हमारा। अर्ध संवृत यानी कि हमारा जो मुख है आधा बंद हुआ, आधा बंद हुआ। यहाँ पर पढ़े पूरा खुला हुआ, यहाँ पर पढ़े आधा खुला हुआ, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे आधा बंद हुआ, आधा बंद हुआ मुख। जिन स्वरों को बोलने में या उच्चारण करने में हमारा मुख आधा बंद रहे अर्थात आधा खुला रहे, तो उन स्वरों को बोलने में आधा ही मुख हमारा बंद रहेगा। देखो ए, ओ, उच्चारण कीजिए, ए, ओ, आधा हमारा मुख खुला रहा ना, यानी आधा बंद रहा, आधा बंद रहा ना, और आधा खुला रहा। सेम इसी का उल्टा, अर्ध विपरीत का उल्टा, यहाँ पर आधा खुला होता है लेकिन यहाँ पर आधा बंद होता है शुरुआत में। तो ये कौन है, अर्ध संवृत के अंतर्गत दो वर्ण आ गए, ए और ओ। उसके बाद संवृत है, संवृत के अंतर्गत चार वर्ण हैं, चार वर्ण है ना। संवृत का अर्थ होता है एकदम से लगभग पूरा बंद हुआ, लेकिन पूरा बंद नहीं होता, इसीलिए लगभग में बोल दिया है कि लगभग पूरा बंद हुआ मुख किसके अंतर्गत आता है, ये सब वो स्वर संवृत के अंतर्गत। कौन कौन से हैं, ए, उ, इसका उच्चारण करेंगे आप, ई, उ। पूरा तो नहीं बंद है लेकिन अधिकतर बंद है, बहुत ही कम मात्रा में खुला है हमारा मुख इन चारों स्वरों को बोलने में। इतना क्लियर हुआ ना, अच्छे से पढ़िए, इससे बढ़िया टॉपिक शायद ही कुछ मिले। हिंदी है, इसे हम जितना अच्छे से उच्चारण करेंगे इन वर्णों को, उतने अच्छे से हमें ये सभी स्वर के भाग पता चल जाएंगे, किस स्वर को किसके अंतर्गत रखा जाएगा वो सब पता चल जाएगा जब हम अच्छे से उच्चारण कर लेंगे। तब समझना भी चाहिए ना। आप देखो, जो चौथा है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर जब हम जिन स्वरों को बोलेंगे हमारे होठ किस स्थिति में आते हैं, तब हमें पता चल जाएगा वहां पर कौन से स्वर हैं, कहां पर गोल हो रहा है, कहां पर गोल नहीं हो रहा है हमारा मुख यानी होठ। तब हमें पता चलेगा यहाँ पर इन स्वरों के बारे में। अब देखो, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण चार भागों में, पहला है 3 में, दूसरा है फिर 3 में, तीसरा है 4 भागों में, जो चौथा है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आवृत्तमुखी, दूसरा है वृत्तमुखी स्वर। अब देखो, सबसे पहले है हम जान लेंगे पहले कि ये आवृत्तमुखी क्या है और वृत्तमुखी क्या है। जब हम इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगा, हमें इनकी परिभाषा समझ में आ जाएगी, तब हम इन स्वरों को जब उच्चारित करेंगे, बोलेंगे, तब हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कौन से स्वर हैं। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं आवृत्तमुखी पर। आवृत्तमुखी का अर्थ होता है
कि बिना वृत्त के यानी कि बिना गोल हुए हमारे होठ इन स्वरों को बोलते हैं। जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तब हमारा मुख गोलाकार नहीं होता, आवृत्त। यहाँ पर वृत्त दिख रहा है ना, वृत्त का मतलब होता है गोला, गोला होता है ना। तो यहाँ पर आवृत्त मुखी लिखा है, बिना वृत्त के यानी कि आधा, बिना वृत्त के, बिना गोल हुए इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है। देखो अब हम इसका उच्चारण करेंगे। अ आ, इ ई, ए ऐ, इतना हो गया ना। आप भी उच्चारण कीजिए, क्या हमारा होठ इन स्वरों को बोलने में गोलाकार आकृति ले रही है कि नहीं? हमारी तो नहीं ले रही है, शायद आप लोगों की ले, नहीं लेगी आप लोगों के लिए। एक बार फिर से उच्चारण कीजिए इसका। अ आ, इ ई, ए ऐ, ली, गोलाकार हुए हमारे होठ? नहीं हुए। अब देखो जो दूसरा है वृत्तमुखी, यहाँ पर बिना गोलाकार के हमारे मुख, हमारे होठ जो है इन स्वरों को बोले, लेकिन यहाँ पर जो वृत्तमुखी है यहाँ पर पूरा हमारा होठ जो है गोलाकार आकृति ले लेगा। जब हम इन स्वरों को बोलेंगे तब हमारा होठ गोल आकृति का हो जाएगा। अब इसका हम उच्चारण करेंगे। उ ऊ, ओ आओ, और जो आगत स्वर भी है इसमें आ, हमारे होठ, अपने होठों पर ध्यान दीजिए, बस इन स्वरों को बोलिए और होठों की स्थिति पर विचार कीजिए कि हमारे होठ किस तरह से आकृति रूप ले रहा है। उ ऊ, ओ आओ और आ, हमारे होठों की स्थिति गोलाकार हुई कि नहीं? हो चुकी है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे होठ जो हैं गोलाकार आकृति का रूप धारण कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया ना? ये तो हम चारों पढ़ लिए, चार के चारों पढ़ लिए ना। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को 4 भागों में बांटा गया। इसका हम रिवीजन कर लें एक बार। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से हैं? उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, दूसरा है जीवा के प्रयोग के आधार पर, तीसरा है मुख द्वार खुलने के आधार पर, चौथा है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। इतना हो गया चारों। अब जो पहला है, पहले को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। जो दूसरा है जीवा के प्रयोग के आधार पर, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जो तीसरा है मुख द्वार खुलने के आधार पर, इसे 4 भागों में बांटा गया है, विवृत, अर्ध विवृत और तीसरा है अर्ध संवृत, चौथा है संवृत। इतना हो गया ना। अब जो है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर चौथा है, चौथे को 2 भागों में बांटा गया है, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। इतना समझ में आ गया ना? ये हमारा टॉपिक था, आपको अच्छे तरीके से समझाने का हमारा प्रयास रहा इस टॉपिक को। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।